तो हम लोग कर रहे हैं बेटा हाउ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूजफुल, कि ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या क्या यूज होता है। तो जो हम दो यूजेस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट, जिसमें जीन ऑफ द अदर एनिमल इज इंट्रोड्यूस्ड, उसकी स्टडी की जाती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट जीन ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड वेदर दैट जीन रिमेन फंक्शनल और नॉट। दूसरा हमने करा था कि ट्रांसजेनिक एनिमल में जीन इंट्रोड्यूस करवा के वी कैन ऑब्टेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में हम लोगों ने दो एग्जांपल्स लिए थे। वन इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो ऑब्टेन किया जाता है बल्क में। एंड सेकेंड हम लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन। और अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन का जीन जो है ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन बीइंग से वो जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया काव में, और जो ट्रांसजेनिक काव थी उसका नाम था रोजी। उस रोजी काव में जब जीन फॉर द अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो काव जो मिल्क देती थी उस मिल्क में अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन का अमाउंट 2.4 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क था। इसका मतलब दैट मिल्क इज अ गुड सोर्स फॉर द फूड ऑफ द इन्फेंट, और वो इन्फेंट दोज हु आर नॉट एबल टू टेक मदर मिल्क या हुज मदर आर नॉट एबल टू फीड देम, जो मदर अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकती अपने मिल्क पर, उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहता है उन बच्चों के लिए कि हम इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल से जो मिल्क ऑब्टेन हुआ जिसमें अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन है, वो बच्चे को इन्फेंट को दे दिया जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का थर्ड एडवांटेज, की थर्ड इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो दैट इज द स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज। तो सिंपली क्या करा जाता है बेटा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो कि हाउ द जीन्स व्हेन गेट यू कैन से कि जीन्स में जब कोई चेंजेस हो जाते हैं या जीन्स कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, तो उसका एनिमल पर किस तरह से इफेक्ट होता है। जैसे मैं अगर बात करती हूँ थैलेसीमिया की, या फिनाइलकीटोन्यूरिया की, या फिर एडीए डेफिशिएंसी की, यानी कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो जीन्स की वजह से हुआ, तो वही डिफेक्टिव जीन, यानी अगर हमें जीन की स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे बेटा कि जो डिफेक्टिव जीन है वो डिफेक्टिव जीन ट्रांसजेनिक एनिमल में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और फिर हम देखेंगे कि उस ट्रांसजेनिक एनिमल में उस डिफेक्टिव जीन का क्या इफेक्ट होता है। और फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इसका ये इफेक्ट हो रहा है, और अगर हम इस तरह से मेडिसिन प्रोवाइड करें तो ये क्योर हो जाएगा। तो वो चीज की स्टडी किसमें की जाती है बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में की जाती है। यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं दे सर्व एज अ मॉडल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू स्टडी द डिजीज। डिजीज की स्टडी करने के लिए वो सिर्फ एक मॉडल की तरह, मॉडल यानी कि जिसको आप देख सकते हो कि इसमें ये डाला तो क्या हो जाएगा, ये करा तो क्या हो जाएगा, तो ये चीज आ जाती है बेटा। अब इससे कौन कौन से डिजीजेस के ऊपर स्टडी की जा रही है, तो इसके लिए बेटा मैंने आपको बताया एल्जाइमर। एल्जाइमर जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक पर्टिकुलर एज के बाद कई लोगों को हो जाता है जीन में म्यूटेशन की वजह से। कैंसर, अब कैंसर के लिए क्या होता है कि जीन है तो उसमें उनको रेडिएशन दी जाती है, उनको केमिकल दिए जाते हैं कि कौन से केमिकल से म्यूटेशन होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स को की स्टडी करने के लिए वी यूज द ट्रांसजेनिक एनिमल। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन सेफ्टी। अभी तो बेटा आप लोगों को इसको इसके बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई होगी अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर या हिंदी का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे होंगे। कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन का डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है।
every country wants that they should make a vaccine for coronavirus. और बहुत सारे कंट्रीज ने ये अपना क्लेम भी डाला है कि दे हैव मेड द वैक्सीन फॉर अगेंस्ट कोरोना, एंड अभी वो उस पे क्या चल रही है बेटा, टेस्टिंग फेज पे चल रही है। तो अगर आप लोगों को याद हो, इंडिया की एक कंपनी है भारत फार्मास्यूटिकल, उसका न्यूज़पेपर में बिल्कुल बड़े बड़े फ्रंट पेज पे आया था। भारत फार्मास्यूटिकल ने कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर ली है। जब वो कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर ली है ना बेटा, अब वो ह्यूमन ट्रायल पे चल रही है। तो क्या होता है कि जब कोई वैक्सीन डेवलप की जाती है तो उसको डेवलप करते ही ह्यूमन बीइंग पे नहीं लगाई जाती, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत प्रेशियस है, हमारी लाइफ बहुत प्रेशियस है, बाकी एनिमल्स की लाइफ कुछ नहीं है। तो यूजुअली हम लोग जब कोई वैक्सीन डेवलप करते हैं तो सबसे पहले उनको टेस्ट करते हैं एनिमल्स पर। पहले ये सारे टेस्टिंग होते थे मंकीज पर। मंकीज पर इसलिए टेस्टिंग होती है क्योंकि मंकीज का फिजियोलॉजी और हमारी फिजियोलॉजी या हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर और उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, बिकॉज दे आल्सो बिलोंग्स टू प्राइमेट एंड वी आल्सो बिलोंग्स टू प्राइमेट। तो पहले वैक्सीन जो भी बनती थी उसकी टेस्टिंग मंकीज पे की जाती थी, बट नाउअडेज ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे माइस डेवलप कर ली गई है। माइस वो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होगी, यानी कि वो वाली माइस डेवलप कर ली गई है जिसमें अगर वैक्सीन का यूज किया जाए तो जो ह्यूमन बीइंग पर उसका इफेक्ट होगा वो इफेक्ट वो शो करे। तो नाउअडेज फॉर द ट्रायल ऑफ द वैक्सीन फॉर द सेफ्टी कि भाई वैक्सीन इज सेफ और नॉट, उसकी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड, और अभी माइस यूज की जाती है बेटा। जब माइस पर वो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे अभी मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, कोरोना वायरस का वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन की टेस्टिंग क्या करी होगी, उन्होंने पहले माइस पे कोरोना वायरस का वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब उन्होंने उसको लेट द एंटीबॉडीज टू बी फॉर्म, एंटीबॉडीज बनने दी। जब एंटीबॉडी बनने दी तो उसके बाद उन्होंने क्या करा होगा, उसमें कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस करा होगा, ठीक है। कोरोना वायरस वाले सराउंडिंग में उनको रखा होगा, ये देखने के लिए कि उनको कोरोना वायरस तो नहीं हुआ। अब आप कहोगे कि मैम एनिमल्स को तो वैसे भी ये नहीं हो रहा, बेटा यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किए गए हैं। पहले उन एनिमल को इस तरह के जीन मॉडिफाई करें कि उनको वो वायरस अटैक करे, और फिर अगर उनको कोरोना नहीं हुआ तो यानी कि टेस्टिंग जो हुई वो सक्सेसफुल हुई। अब ह्यूमन फेज पे चलेगा। न्यूज़पेपर में हर रोज आ रहा है कि जो भारत फार्मास्यूटिकल्स है और एक और कंपनी है, मुझे नाम याद नहीं है, दे आर टेस्टिंग ऑन ह्यूमन बीइंग इन 18 डिफरेंट सिटीज। 18 सिटीज में वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और सबसे फर्स्ट जो ह्यूमन टेस्टिंग के लिए चुना गया वो भारत फार्मास्यूटिकल का जो एमडी था, जिसकी वो कंपनी है, उसने अपने सबसे पहले लगवाया है बेटा इंजेक्शन, कि पहले मैं लगवाता हूँ। तो जब सबसे पहले खुद ने इंजेक्शन लगाया है, क्योंकि उसको अपनी टीम पर पूरा फेथ है कि हाँ मेरी टीम ने बिल्कुल सही वैक्सीन बनाई है। और बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी, दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल, हरियाणा में रोहतक में, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे इन वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है। तो जैसे सपोज मैं अपने आप को एज ए वॉलंटियर जाके बोल सकती हूँ कि जी आई जस्ट वांट टू बी द वॉलंटियर फॉर द टेस्टिंग ऑफ दिस वैक्सीन, कि आप मेरे वो वैक्सीन लगाइए, ठीक है, उसके बाद आप मेरे को कोरोना से इन्फेक्ट कर दीजिए, और फिर देख वो स्टडी करेंगे कि वेदर मुझे कोरोना होगा या नहीं होगा। अगर मुझे कोरोना नहीं हुआ तो उनका वैक्सीन का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा, या मुझे उस वैक्सीन के लेने से मेरे अंदर क्या हार्मफुल इफेक्ट या क्या मेरे अंदर सेकेंडरी इफेक्ट अपीयर हो रहे हैं, क्या मुझे डिजीनेस हो रहा है, या मुझे नींद सी आ रही है, या मुझे कोई और डिजीज हो रही है, या मेरी आई में इरिटेशन हो रही है, या मुझे कोई एलर्जी हो रही है।
तो ये सारी स्टडीज किसमें की जाती है बेटा? फॉर द वैक्सीन सेफ्टी। तो इसके अंदर सिंपली जो हमारे को बहुत सारा नहीं लिखना है, आपको सिंपली क्या लिखना है, आपको सिंपली ये लिखना है बेटा कि जो ट्रांसजेनिक माइस होते हैं दे आर डेवलप्ड फॉर टेस्टिंग द वैक्सीन। Previously the monkeys were used, but nowadays it is replaced by the mice. Mice को replace कर दिया गया है। And second thing जो टेस्टिंग, जैसे पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग जो की गई तो मंकीज को रिप्लेस करके किस में की गई बेटा? माइस में की गई। सो जब वो सक्सेसफुल हुई तो देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो ये हो जाता है बेटा। और इवन जब वैक्सीन बनाएंगे बेटा तो हर बार जो बैच बनेगा, जैसे बैच में ये नहीं कि 2-4 वैक्सीन बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लीटर वैक्सीन बनती है। तो जब वो वैक्सीन बनती है, क्योंकि ये तो बायोरिएक्टर्स में बनती है, जब वो वैक्सीन बनती है तो उसमें से किसी भी एक बॉटल को लेके और उसको पहले हर बार एवरी टाइम जब भी नया बैच बना हर बार उसको टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल पर कि कहीं पूरे बैच में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया। ठीक है, तो वो चीज आ जाती है वैक्सीन सेफ्टी। नेक्स्ट लास्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए अगर अपन देखते हैं तो किस तरह के केमिकल्स की सेफ्टी की जाती है, तो सिंपली क्या होता है बेटा, ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है जस्ट लाइक द टेस्टिंग फॉर द वैक्सीन। ओनली डिफरेंस इज देयर कि यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल जो डेवलप किए जाते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल में वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से द एनिमल बिकम हाइपर सेंसिटिव अगेंस्ट द पर्टिकुलर केमिकल, कि वो उस पर्टिकुलर केमिकल के अगेंस्ट क्या हो जाए बेटा? सेंसिटिव हो जाए। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक कपड़ा होता है फायर रिटार्डेंट, फायर रिटार्डेंट। ये फायर रिटार्डेंट और फायर प्रूफ दो अलग अलग वर्ड है बेटा। फायर प्रूफ होता है कि आपने आग लगाई कपड़े के और वो कपड़ा नहीं जला, वो होता है फायर प्रूफ। और फायर रिटार्डेंट होता है कि आपने कपड़े के आग लगाई, जैसे सपोज ये एक कपड़ा है, बोलोगे कितना गंदा, ये डस्टर है, मैंने इधर आग लगाई, ये जलने लगेगा। अब जलने लगेगा, मैंने ये आग बुझा दी, तो ये कपड़ा तो जलता जाएगा ऊपर तक। लेकिन अगर ये फायर रिटार्डेंट है ना, तो जैसे ही मैंने आग बुझाई तो ये, जब मैंने आग लगाई थी तो ये जलेगा नहीं, ये मेल्ट होने लगेगा। और जैसे ही इसका कांटेक्ट आग से हटेगा ये मेल्ट होना भी बंद हो जाएगा। उसे कहते हैं फायर रिटार्डेंट, यानी जो फायर को रिटार्ड करे। फायर होने से मेल्ट होने लग जाता है, थोड़ा बहुत लगता है कि जल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने फायर के सोर्स को हटाया वो जलना बंद हो जाता है। इस चीज की मार्केटिंग करते हैं बेटा मेरे हस्बैंड। अब आप कहोगे कि मैम तो अपने कपड़े की मार्केटिंग कर रही, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मुझे नॉलेज है। तो अब इसकी टेस्टिंग करवाते हैं बेटा। एक एक टेस्टिंग 1.25 लाख रुपए में होती है। एक टेस्टिंग 1.25 लाख रुपए में होती है, अमेरिका में होती है बेटा इसकी टेस्टिंग। हर बार जब कपड़ा बनता है ना, हर बार वो टेस्टिंग हो जाता है। हाँ बच्चा, तो सिंपली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे टेस्टिंग कैसे होती है कि वो उस कपड़े को जलाते हैं, उसमें से कितने टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जलते टाइम, जब वो मेल्ट हो रहा है उस टाइम में कितनी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। उन टॉक्सिक गैसेस के उस रूम में या उस चेम्बर में जहाँ पे वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रही है, वहां पे वो ट्रांसजेनिक एनिमल रखते हैं। और वो ट्रांसजेनिक एनिमल यानी वो उन फ्यूम्स के अगेंस्ट सेंसिटिव है, और फिर उनको रखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि क्या ये एनिमल इनके जो फ्यूम्स निकले उसमें अगर सरवाइव कर गई तो वो कपड़ा टेस्टिंग में पास हो जाता है, क्योंकि वो सेंसिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से वो फ्यूम्स या टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत कम निकले।
अगर वो ट्रांसजेनिक एनिमल मर गया तो कपड़ा फेल हो जाता है, वो मार्केट में नहीं बिक सकता। तो ये चीज होती है बेटा टेस्टिंग द केमिकल सेफ्टी। तो यूजुअली कुछ केमिकल्स जो टॉक्सिक होते हैं, ऐसे मेडिसिन में भी बहुत सारे मेडिसिन जो होती है, आप देखते हो कुछ मेडिसिन पर लिखा रहता है साइड इफेक्ट्स, और एक बड़ा पर्चा लिखा रहता है साइड इफेक्ट का। खासकर कभी एंटीबायोटिक लेके आओ ना, हैवी डोज, उसमें एक पर्ची निकलती है ऐसे ऐसे फोल्ड होके, बारीक 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 लिखे होते हैं, बहुत छोटे वाइट ड्रॉप्स में निकलती है। हाँ, तो उसमें आप देखो कि उसमें क्या क्या लिखा रहता है कि भाई क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। वो साइड इफेक्ट ऐसे ह्यूमन बीइंग पे स्टडी करके नहीं बता रहे, वो एनिमल्स पर स्टडी करके। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल हैज बीन डेवलप्ड, ध्यान देना, ट्रांसजेनिक एनिमल हैज बीन डेवलप्ड which are sensitive for that particular toxic, जो उस पर्टिकुलर टॉक्सिक के अगेंस्ट सेंसिटिव है, एंड देन those animal are exposed to that toxic gases, उन एनिमल को एक्सपोज किया जाता है उन टॉक्सिक गैसेस पर, फिर उस एनिमल की स्टडी की जाती है कि इस एनिमल पर इस टॉक्सिक गैसेस का क्या असर हुआ, और फिर उसके अगेंस्ट उस चीज की टॉक्सिसिटी को कम की जाती है अगर वो ज्यादा डैमेज होता है तो दीज आर कॉल्ड एज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो ये हो गए बेटा हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल के एडवांटेजेस। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट। आप लोगों की क्लास तो नहीं है बच्चे? मैम नहीं है, ओके, तो मैं 5 मिनट और लेती हूँ। अब इसके बाद में आता है कि एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं बेटा? चैप्टर अपना थोड़ा लंबा जा रहा है बेटा, इसके लिए आज हो जाता अगर मैं वो आप लोगों को चीज नहीं समझाती तो। एथिकल इश्यूज ये होता है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कि जो हमारी हिंदी में तो आई डू नॉट नो अबाउट द एथिक्स के वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, टू आइडेंटिफाई बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स, है ना, कि हमें सही कोई चीज हम गलत तो नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, वो चीज आती है एथिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं कि जब ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप कर रहे हैं तो वेरियस एथिकल इश्यूज हैज बीन अराइजिंग। क्या एथिकल इश्यूज अराइज होते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि हम कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस, इसलिए हम कोई भी वैक्सीन का सबसे पहले टेस्टिंग ह्यूमन बीइंग पे नहीं करवाते। तो क्या ये हमारा एथिक्स है कि हम एनिमल्स को नहीं माने कि उनकी लाइफ प्रेशियस है, और हम उन एनिमल्स में जीन इंट्रोड्यूस करवा के उनकी पूरी मैकेनिज्म को चेंज कर रहे हैं? फिर एक और चीज इशू आती है कि अगर हमने सपोज उनका ट्रांसजेनिक एनिमल में डेवलप कर दिया, उसमें जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो बेटा वो जीन उस एनिमल पर क्या इफेक्ट कॉज करेगा और उससे वो इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट करेगा। अब ये बोला जाता है कि कोरोना वायरस लैब में डेवलप करा है, और अब आप ये सोचो कि इस कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम को कितना अफेक्ट कर दिया। तो ये एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ही हुआ वायरस। ऐसे ही अगर हम कोई एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाते हैं और बाय चांस वो एनिमल स्लिप आउट हो जाता है लैब से, कहीं बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर तो जेनेटिक चेंजेस है, बाहर निकल गया वो इकोसिस्टम में। अब हो सकता है कि जो नॉर्मल रेस है उससे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, क्योंकि जो रैट की मैं फोटो भेजूंगी आप लोगों के पास, जिस रैट में ग्रोथ फैक्टर जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो वो माउस अगर नॉर्मल माउस इतने साइज का है तो वो इतने बड़े साइज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा तो इस माउस की तो जो वैरायटी है या जो माउस की स्पीशीज है वो तो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो इसको सरवाइव ही नहीं करने देगा कंपटीशन। तो ये सारे इश्यूज जो अराइज होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एथिकल इश्यूज। इसलिए हर कोई ह्यूमन बीइंग या हर कोई लैब या हर कंट्री में सारे साइंटिस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप नहीं कर सकते। ट्रांसजेनिक एनिमल
डेवलप करने के लिए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए इंडिया में एक कमेटी बनाई गई है और उसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEAC? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी अप्रूव करती है कि आप ये ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हो। उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने एक फॉर्म भरा कि जी मैं ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना चाहता हूँ, आप अप्रूव कर दो। नहीं बच्चा, मैं उसमें वो सारी चीज ऐड करूंगा या करूंगी कि मैं ये वाला जीन जिसका ये वर्क है और मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ और उस स्टडी को देख के ह्यूमन बीइंग के लिए उसका ये एडवांटेज है, वो सारा पूरा एक रिसर्च वर्क तैयार किया जाता है और फिर वो रिसर्च वर्क उस अप्रूवल कमेटी के सामने रखा जाता है। उस अप्रूवल कमेटी में वो भी साइंटिस्ट होते हैं, वो सारा उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा लूप होल तो नहीं है, ऐसी कमी तो नहीं है जिससे कि नेचर में कोई डिसएडवांटेज हो जाए, एंड देन दे अप्रूव दैट यू कैन गो अहेड फॉर द ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ये चीज हो जाती है बेटा, एथिकल इश्यूज अराइज होते हैं क्योंकि मोरालिटी एक चीज होती है। मोरालिटी मतलब कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, मोरल एजुकेशन, कौन सी शिक्षा कहलाती थी वो, उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा हिंदी में, तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई हर नैतिक शिक्षा। हाँ, नैतिक शिक्षा, सही। तो मोरालिटी जो हमारी नैतिकता है कि हम केवल अपने आप को ही नहीं बचाएं बल्कि हम सभी एनिमल्स को इक्वल ट्रीट करें। तो उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, वो देती है और कि भाई आप यू कैन यूज दीज एनिमल्स फॉर द टेस्टिंग एंड फॉर दैट पर्टिकुलर जीन। तो ये चीज हो जाता है बेटा कि अगर कोई ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर, जो मॉडिफाई हुआ है उसको हम ह्यूमन यूज के लिए यूज कर रहे हैं, आइदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, आइदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द थेरेपेटिक्स, जैसे इंसुलिन करा है वो ठीक है, अप्रूवल है। अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन के लिए काउ को मॉडिफाई किया है वो ठीक है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के लिए एनिमल्स को में इंट्रोड्यूस करा है वो ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए करा है वो ठीक है। तो ये सारी चीजें एथिकल इशू में आता है कि इफ इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड इट इज गुड, and if it is not for the welfare of the mankind and just for creating havoc, तो वो उसको अप्रूव नहीं करते।